नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला पंचायत निकाय चुनाव को लेकर लिया गया है और वो फैसला ये है कि अब 2 से अधिक संतान वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए पंचायत राज अधिनियम ने संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का ये मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के जो प्रयास किए गए थे वो प्रभावी रहे हैं, इसलिए पूर्व में लागू 2 से अधिक संतान संबंधी अयोग्यता प्रावधान को हटाया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, फर्जी नौकरी गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए तैयारी को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्व अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्व सूचना अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो हर तरह की राजस्व धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग ये निदेशालय करेगा और आज के दौर में जिस तरीके से टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के प्रकरण हो रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। बहरहाल आज की कैबिनेट की जो बैठक थी वो बेहद महत्वपूर्ण रही और क्या खास रहा आज की इस बैठक में, चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, इसकी हमने एक नीति बना दी और नीति के अंदर हमने तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। सरकारी अधिकारियों कार्यों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10-15-20 सालों में करके धीरे धीरे 2 पे आ गया है। तो आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला ये था कि जो पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे उनके अगर 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये कानून, ये प्रावधान 1995 में लाया गया था और अब जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो प्रयास थे वो सरकार का ही तर्क है कि अब प्रभावी रहे हैं, तो अब इस नियम को हम बदलने जा रहे हैं और ये जो नियम है अब ये तमाम वो लोग जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर लेकर आएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले रहे। चर्चा करने के लिए राजेश कटारा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी से, कमल टाक जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा? सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जिन कैंडिडेट्स के 2 से ज्यादा बच्चे भी हों तो भी कोई फर्क नहीं, वो पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ा फेरबदल है, बड़ा नियम है। ये 1995 में इस नियम को लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, बहस छिड़ी और अब सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए नंदिनी जी, इन्हीं का लाया हुआ फैसला पहले था और अभी इन्हीं ने उस फैसले पे पुनर्विचार किया है। अब ये तो अटल खंडेलवाल जी बता सकते हैं कि पहले फैसला सही था, क्या फैसला सही है। अच्छी बात है आपने जो फैसला लिया, आज आपने 25-30 साल बाद में इस तरह का फैसला वापस दोहराया। अपन तो यही कहना चाहेंगे, चुनाव कराइए आप, फैसले तो होते। राजेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेकिन जो आपकी बात समझ आई है, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी आवाज ढंग से सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं फिर से आपका रुख करूंगी। पर आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी नियम कानून लाइए लेकिन कम से कम चुनाव कराइए। आप वापस उस तर्क पर आ गए कि चुनाव तो कराइए, लेकिन फिर फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2 से ज्यादा संतान वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अटल जी, ये फैसला सरकार को क्यों लेना पड़ा? क्या परिस्थितियां रही कि सरकार को 1995 के बाद अब याद आया है कि वो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको भी तो चुनाव लड़ने का हक है? इससे पहले किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। देखिए नंदिनी जी, पहले तो आप इस बात को समझिए, राजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि देखो ये जो सामाजिक और जो भी निर्णय होता है जो एक स्टेट को आगे बढ़ाने के, वो भाजपा ही लाती है। चाहे वो निर्णय रोकने का हो,
चाहे उसको वापस से ओपन करने का हो, ये नीति निर्धारण भाजपा ही करती है। तो हम तो खुद भी कहते हैं कि भाई हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से स्टेट का ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए हम फैसले लेते हैं। अब ये क्या कारण रहे उस पे अपन चले जाते हैं। तो देखिए, एकदम से भारत की जो प्रजनन दर थी वो 1995 के अंदर 3.2 थी, सभी को पता है। और ये अपेक्षित किया गया था कि अगर इस तेजी से हम बढ़ेंगे, इस रेट के हिसाब से बढ़ेंगे, तो हमारे संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे जनसंख्या के अनुपात में। और हमें ये भी लगा कि डिसिप्लिनरी सारे ही वर्ग इस बात को लेकर के प्रसन्न होंगे और इस डिसिप्लिन को कायम करेंगे। परंतु इसमें भी बहुत सारे जब डिफरेंशिएशन हुए और देखा गया कि भाई इसमें डेमोग्राफिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और लोगों को रोका, भाई रोक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक एक वर्ग ही इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पा रहा है। और तीसरा, इस पूरे समय में आज प्रजनन दर बहुत सारे कारण होने, डिसिप्लिन को मेंटेन वो भी मैं बताता हूँ। हूँ। आप यहाँ पर क्या हिंदुओं की बात कर रहे हैं? मैं हिंदुओं की नहीं, मैं तो जैनिज्म की भी बात कर रहा हूँ, मैं सिखों की भी बात कर रहा हूँ। आज देख लीजिए, देखिए किसी भी देश को बढ़ने के लिए जो युवाओं की आवश्यकता होती है ना, तो प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। आज हिंदुओं की जो प्रजनन दर है वो 1.94 है, जैनिज्म की 1.2 है, सिखिज्म की 1.6 है। और अगर हमें उसी अनुपात में मुस्लिम्स की बात करूंगा तो 3 के आसपास है। ठीक है। तो बात यह है कि 2-3 कारण रहे, उसी कारण को ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि भाई अब वो समय आ गया है। मैं बड़ा हैरान हूं कि इतने टेक्निकल उसमें भी आप हिंदू मुस्लिम यहाँ भी लेकर आ गए। मतलब यहाँ मैंने आज उम्मीद नहीं करी थी कि आप जब पॉपुलेशन की और इन इलेक्शंस की बात कर रहे होंगे, कोई भी फैसला होता है सामाजिक आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन जब पलायन होता है ना किसी जगह से, तब आपको सब पता होता है। ठीक है, नहीं अटल जी, नहीं आप समझिए वो किस कारण से होता है, वो डेमोग्राफिकल चेंजेस से ही होता है ना। आप लोग देखिए क्या हिसाब सच बेधड़क के अंदर कोई पॉलिसी चलती है और एक एंकर मानती है और 3 एंकर नहीं मानते, क्या करो आप? क्या करोगे? अरे तो ठीक है ना, दो में से एक ही बात इतना भड़क क्यों रहे हैं? आप इतना इस बात पर आपको गुस्सा क्यों आया? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इसमें भी तर्क वितर्क में बीजेपी हिंदू मुस्लिम ले आई। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं बात ये है कि दोनों तीनों जो भी इसके कारण है उसकी स्पष्टता लाना चाहता हूं। ठीक है। राजेश कटारा जी, आपने अटल जी की बात को इत्मीनान से सुना और उन्होंने बोला कि समय की मांग है। ओवरऑल जो उन्होंने समझाने की कोशिश की वो बात आपको भी समझ आ गई होगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि कुछ लोग नियम मानते हैं, कुछ लोग नियम नहीं मानते हैं, तो इसीलिए अभी फिलहाल समय की यही मांग थी कि इस नियम को ही फिलहाल के लिए रद्द किया जाए, हटाया जाए। 2 से ज्यादा संतान जिनकी हो वो भी आइए इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए नंदिनी जी, अभी आपने देख लिया अटल जी की बात को, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात पे आ जाते हैं। हर चीज इनको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के रखनी है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जिस तरीके से ये खाई खोदी जा रही है समाजों के अंदर, और उसी का उदाहरण ये पेश कर रहे हैं। आज भी देख लीजिए आप, ये कह रहे पूरे भारत की इन्होंने प्रजनन दर बताई थी, अब ये तो राजस्थान में नियम हटाया है, पूरे देश में हटा देना चाहिए था, क्योंकि देश में डबल इंजन की सरकार है। पूरे देश में क्या है, पूरे देश के भी बता दीजिए क्या है। तो वैसे भी नियम है ही नहीं, तो लोकल इलेक्शंस में ही था। ये तो डबल स्टैंडर्ड थे, इस नियम को लेकर तो डबल स्टैंडर्ड थे कि ये सिर्फ लोकल इलेक्शंस में ही क्यों है। ये अगर आपको ऐसा कोई नियम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लाना था तो ये सवाल उठते थे। मंत्री खर्रा खुद उठा चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा में तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो आराम से इलेक्शन लड़े, लेकिन लोकल इलेक्शन में रेस्ट्रिक्शन, लोकल इलेक्शन भी पूरे देश में होते हैं। ये नहीं कि राजस्थान के अंदर ही होते हैं, सब जगह अलग अलग नियम है। उस जगह से जब इन्होंने उस पर क्यों नियम लगाया, ये विधानसभा पे क्यों नियम नहीं लगाया? बताइए, विधानसभा में नियम लगाते हैं, कायदे कानून विधानसभा ही बनाती है, लोकसभा भी बनाती है। ये लोकल पर लगाने का क्या मतलब है हिंदू मुस्लिम का? देखिए नंदिनी जी, राजेश कटारा जी, आज की कैबिनेट की बैठक में सुनिए, आज की कैबिनेट की बैठक में जो एक और महत्वपूर्ण बात आई, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये तो सहूलियत हो गई, हम तो इस फैसले के साथ है, सरकार के साथ, क्योंकि अगर किसी के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे, उन्हें चुनाव लड़ने का हक सरकार दे रही है, अच्छी बात है। आप ये बताइए, आज कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार धोखाधड़ी, टैक्स चोरी पर कंट्रोल करने के लिए एक निदेशालय का गठन करने जा रही है, जिसका नाम है राजस्व आसूचना अपराध निदेशालय।
धोखाधड़ी को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, किसी भी तरह के राजस्व अपराध को रोकने के लिए ये निदेशालय बनाया जाएगा। इस पर आप सरकार की इस कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? आज सरकार ने तय किया है, वाकई ये वक्त की मांग है, ऐसा कोई निदेशालय होना चाहिए, सरकार का अच्छा फैसला है ये? देखिए, सरकार फैसला लेती है, अच्छी बात है, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा प्रशासन इनके पास में, पुलिस इनके पास में, सीबीआई, ईडी और तमाम कई एजेंसियां हैं, उनसे काम कराइए। आप रोज नई नई चीजों का गठन करोगे। 70 साल में आज क्या आज इनको ये चीज याद आ रही है? क्या सरकार का कोई भय नहीं है इस दुनिया में? आज सरकार ने कोई काम ही ऐसा नहीं कर पा रही। हर चीज को आज इस तरह के कानून के दायरे में लिया होगा। आप किस किस चीज के लिए गठन करोगे? फिर सरकार क्या काम करेगी? आप बताइए। आप सरकार का भय खत्म हो गया लोगों में, अपराधियों में आप देखिए भय नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह से कई गठन कर दिया, आप बताइए। कोई भय नहीं है। आप देखिए, आप रोडों की क्या स्थिति है, कोई भय नहीं। कितने आप करने के लिए निदेशालय बनाया जा रहा है, वो निदेशालय सरकार के अनुसार ही कार्य करेगा, सरकार का ही एक बॉडी पार्ट होगा वो निदेशालय। सरकार का कहां से खौफ कम हो रहा है? सरकार तो खौफ बनाने के लिए निदेशालय 107 पद सृजित किए गए हैं। छोटा मोटा निदेशालय नहीं होगा, एक बड़ी बॉडी होगी जो भ्रष्टाचार को, धोखाधड़ी को, राजस्व घाटे को, टैक्स चोरी को सब कुछ देखेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर, क्राइम कम होगा। नंदिनी जी, आप कितने ही गठन कर लीजिए, आप स्कूलों में टीचर नहीं है आपके पास में, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस नहीं है आपके पास में पूरी, आप जलदाय विभाग में पूरे जेईएन नहीं है, बिजली विभाग में पूरे कर्मचारी नहीं है। आज कहाँ है आप बताइए? बीएड कॉलेजों में टीचर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज में टीचर्स नहीं है इनके पास में। गठन करने से क्या होता है? भर्तियां निकालिए, नई कर्मचारी लाइए। आप कहाँ से करोगे? कर्मचारी तो कोई है आपके पास में। गठन करके आप बाई पूछ सकते हो, परंतु उस पर काम कैसे करोगे? उस पर अमल कैसे करोगे? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आप कितने भी निदेशालय गठित करते जाइए, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां तो पद रिक्त पड़े हुए हैं, वहां की भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं, निदेशालय पर निदेशालय बना रहे हैं। कैसे आप करेंगे कार्य? आप इस पर रिएक्शन देंगे? मतलब सरकार कोई काम कर रही है तो उसमें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो इस लायक ही नहीं है, आपकी कंडीशन ही नहीं है, आप रिक्त पदों को भरिए, आप ये करिए, आप वो करिए। इनके इस तर्क से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं पहले वाले जो आप बात कर रहे थे, 2 संतान वाले टॉपिक पर, जी बोलिए। मैं उस पे छोटा सा कमेंट ये करता हूँ कि ये अच्छा है, ये स्वागत योग्य फैसला है, पर बात ये है कि इसी को आपने एक तरीके से ये कह सकते हो कि दोहरा कर रखा था, जिसको आपने भी बताया कि एक तरह की हिपोक्रेसी चल रही थी और आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था। क्योंकि अगर आपको ये पॉलिसी लागू भी करनी थी 25 साल पहले, तो विधानसभा और लोकसभा में भी करनी चाहिए। अगर आप कोई एक कहते हैं ना कि नैतिक आधार पर कोई अच्छा स्टैंडर्ड बना के देना भी चाहते हो, या कोई अच्छा नैतिकता प्रस्तुत भी करना चाहते हो कि बच्चे दो ही अच्छे, तो ये पॉलिसी कहने के लिए नहीं, हम खुद भी जो नेता बोल रहे हैं वो भी उतार रहे हैं अपने जीवन में, तब ठीक रहता जब ये लोकसभा विधानसभा के साथ ही आती। तो एक तरीके से आपने ये दोहरा काम कर रखा था जो गलत था, और अभी आपने उसको सुधार किया, ये स्वागत योग्य है। दूसरा हिस्सा जो भी आपने कहा कि निदेशालय, अब निदेशालय के अंदर ये कह सकते हैं कि निदेशालय आप बना रहे हो, पर वही हास्यप्रद बात ये है कि आप कोई भी निदेशालय क्या बनाओ, आपके पास 4-5 उपक्रम है। सबसे ज्यादा एक है आपके पास लोकपाल, और लोकपाल ऐसा है जिसके हाथ ही नहीं है, मतलब दांत ही नहीं है, सॉरी, हाथ भी नहीं है दांत भी नहीं है, ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। किसी भी अधिकारी की जांच करने के लिए खुद के पास स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो तो एक समस्या है ही कि पूरा पुलिस महकमा या एक डिपार्टमेंट स्वतंत्र हो। साथ साथ में ये है कि वो किसी अधिकारी को सस्पेंड करने या इवन कोई और एक्शन लेने के लिए भी खुद कुछ नहीं आदेश दे सकता है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, और उसकी रिकमेंडेशन माने इसकी कोई जरूरत नहीं है सरकार। और ऐसा कई बार हुआ है, इवन उन्होंने आईएएस लेवल के लोगों को भी लोकपाल ने रिकमेंड करके कहा कि ये गलत थे, भ्रष्ट थे, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो राज्य सरकारों ने कह के ये छोड़ दिया। अरे ये तो ठीक है, एक बार किया, इनको मतलब कानून भी है, लोकपाल भी है, तो एक कमजोर है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? राजस्व सूचना अपराध निदेशालय जो धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, शेयर मार्केट में जो धांधलेबाजी होती है, ये आज के वक्त की इतनी मांग है सर इसकी, इस पर अंकुश लग गया तो बहुत सारे लोग बचेंगे धोखाधड़ी से। ये कहां से बात हुई? आपके पास सारे सिस्टम में है, आपके पास अभी भी सिस्टम में है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून अभी भी आपके पास है, पर आप करते
हूँ। ठीक है। अगर आप करना चाहो तो अटल जी, ACP के कानून तो अब रिकमेंड भी है, कानून धोखाधड़ी के खिलाफ अब भी है, पूरा पुलिस सिस्टम अब भी है, लेकिन आप ये नया निदेशालय गठन करने की बात कर रहे हैं धोखाधड़ी को रोकने के लिए, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? संसाधन तो आज भी है, अगर रोकने इच्छा शक्ति हो तो इस स्थिति में भी आप रोक सकते थे। देखिए ऐसा है, इस मतलब ये जो विभाग है स्पेशलाइज्ड विभाग होगा। देखिए जैसे एसओजी होता है वो अपने आप में स्पेशलाइज्ड है, इसी तरीके से जो एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट होता है वो बिल्कुल स्पेशलाइज होता है। ये सेम कंडीशन पे देखिए, इसमें राजस्व पहले केवल राजस्व अपराध निदेशालय होता था, उसमें मिक्स्ड अपराध आते थे। अभी आईटी से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर बढ़ गए हैं। दूसरा सोसाइटीज का को लेकर के जमीन के साथ धोखाधड़ी और शेयर मार्केट, जैसा कि आपने कहा उसमें इनकम टैक्स और रिलेटेड ये सारा, इन सब के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। मतलब ये पूरा निदेशालय गठन होगा, इनको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये उसी काम में माहिर होंगे। आप अतिरिक्त लोग भर्ती करेंगे इसमें, जो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इसमें लाएंगे? क्योंकि 107 पद सृजित है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं, लोग कहाँ हैं आपके पास? ऐसे समझिए नंदिनी जी, वो जो कह रहे हैं वो एक अलग ही है ना बात है, उसको तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी ये है कि जिसका गठन हुआ है वो क्या औचित्य है उसका, तो वो अगर आप आज की भी राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर या अन्य जो अखबार हैं वो पढ़ेंगे तो बहुत सारी घटनाएं इससे रिलेटेड आपको मिलेगी। तो ये अपराध रोकना होता है और इसके अंदर जो कई तो विभागों से ट्रांसफर होके आ जाएंगे और कुछ लोगों को इसमें अतिरिक्त उनका ज्वाइनिंग। लेकिन अब ये जो तर्क दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपके जो अलग अलग तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इतने पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्तियों के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ऊपर से नए निदेशालय नए डिपार्टमेंट्स की आप घोषणा पर घोषणा करते हैं, जो पद खाली है उनको तो भरिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का प्रश्न है। एक बात बताइए, 5 साल में इन्होंने नौकरियां दी 1,16,000। हम लोगों ने वादा किया युवाओं से कि 4 लाख नौकरी देंगे, 1,24,25,000 नौकरी दे चुके, 1 लाख का कैलेंडर जारी कर चुके, 2.5 लाख नौकरियां हम इसके अंदर प्राइवेट डिपार्टमेंट में सर्जित करने की बात कर रहे हैं, 5 साल में 6 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। अब केवल ये बात, अब हर चीज का नंबर आएगा ना, धीरे धीरे ही तो आएगा, हर डिपार्टमेंट को धीरे धीरे। एक साथ इतना बजट कहाँ है, ये छोड़ के गए थे क्या बजट? हर चीज फाइनेंस से चलती है, फाइनेंस होना चाहिए ना, उसके लिए फाइनेंस का प्रबंधन करना चाहिए। बीमारू स्टेट की जगह फाइनेंस के प्रबंध के लिए बड़ा फैसला कर रहे हैं हम। फाइनेंस के प्रबंध के लिए सरकार ने आज कुछ फैसले लिए हैं। उदयपुर में आयरन खदान में खनन गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। राजेश कटारा जी, एक प्राइवेट कंपनी 500 करोड़ का निवेश करने वाली है और प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जो आयरन का खदान है उसे बढ़ोतरी दी जाएगी, उसे तेज गति मिलेगी, उस क्षेत्र का विकास होगा, वहां पर एयरपोर्ट का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो होने जा रहा है वहां पर, इसे लेकर आप क्या तर्क देंगे? 500 करोड़ का निवेश होने जा रहा है उदयपुर में आयरन की खदान में। देखिए नंदिनी जी, आपको पता है रिफाइनरी कब चालू होने वाली थी और कब कितनी लागत बढ़ गई? 37,000 करोड़ में रिफाइनरी का निर्माण होना था, जो 80,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो चालू नहीं हो पा रही है, चीजों को आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जगह से बदलते चले जा रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व कहां से आएगा? क्या इससे पहले सरकार इनकी थी बीजेपी की तो पूरा खजाना भर के गए थे ये लोग? आप बताइए। फिर भी हमने चलाया चिरंजीवी योजना, हमने चलाई, जो पूरे देश में ये कहा लोगों ने कि कहां से प्रीमियम देंगे, परंतु वो प्रीमियम दिया हमारी सरकार ने और आम आदमी को इलाज मिला। 2000 यूनिट बिजली फ्री हमने दी, हर किसान को दी और आज तक भी मिल रही है वो बिजली, परंतु इन्होंने उसकी कोई वो नहीं करी, कोई प्रशंसा नहीं की। परंतु अब पता नहीं वो बंद हो गई कि चालू। चेष्टा होनी चाहिए, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए जब काम होते हैं। आप देखिए पुलिस वाले, कल देखा ना भरतपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर क्या स्थिति थी, पुलिस वाले लड़की को उठाकर थाने में ले गए। अब वहां कौन सा निदेशालय गठित करेंगे आप बताइए? आप जो रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं, वो थाने के अंदर लड़की को उठा के ले गए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम के आंकड़े को रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्राइम पर ना बोले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा सर, क्योंकि क्राइम के मुद्दे पर ही तो आप लोगों को उखाड़ कर फेंका था।
तब ये बीजेपी लेकर आई नहीं सहेगा राजस्थान। जब भट्टियों में बच्चियां जलाई जा रही थी, छोड़िए इस विषय को, पुलिस थाने के अंदर कैबिनेट के बड़े फैसले पर आ जाते हैं। उठा के ले गए लड़की को, आप बताओ। नहीं बिल्कुल सर, जेन्युइन मुद्दा है, सच में जनक ने लगातार इस मुद्दे को उठाया भी है। स्टूडेंट की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आयरन खदान में खनन गतिविधियां बढ़ेंगी, 500 करोड़ का निवेश प्राइवेट कंपनी उदयपुर में करने जा रही है, इस पर क्या तर्क देंगे? देखिए वो देखिए 37,000 करोड़ का निवेश राइजिंग राजस्थान में भी ढेरों बीता था, जिसमें कह रहे हैं 8 लाख करोड़ के हो गए, धरातल पर काम आ गए। तो बता दीजिए, विधानसभा में तो इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। हो सकता है अटल जी के पास में कोई जगह हो, बता दी हो कि कहां 8 लाख करोड़ के निवेश हो गए जो जमीन पर धरातल पर उतर चुके, और इतने लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके और 8 लाख करोड़ की 37,000 करोड़ की उसमें से बताइए। 30 सेकंड अटल जी से जवाब दे रही थी, उसके बाद मैं कमल टाक जी के पास जाऊंगी। अटल जी कह रहे हैं कहने भर से क्या होता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया, राइजिंग राजस्थान की बात करने लग गए। देखिए ऐसा है नंदिनी जी, केवल सरकार के अंदर केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बैठे होते, पूरा का पूरा महकमा गवर्नमेंट का बैठा होता है। आप पूछ लिए हमारी मंशा, पहली बात तो मैं मंशा क्लियर कर दूं, राइजिंग राजस्थान किस लिए किया गया पहले ही वर्ष के अंदर, कि भाई राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ सके और राजस्थान में इंडस्ट्री खोली जा सके और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। नीतियों को किस लिए बदला गया कि जिससे कि अपार जो अपॉर्चुनिटीज है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके से। अब एक बताने में आप सक्षम नहीं है कि कहां पर क्या इन्वेस्टमेंट हुई है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। मैं ऐसा है नंदिनी जी, आप लोग बता नहीं पा रहे, टीकाराम जूली भी कह चुके हैं, कहां हुआ इन्वेस्टमेंट बताइए। अब एक और बात बताइए, क्या टीकाराम जूली जी को जीप में बिठा करके और मुख्यमंत्री जी दिखाकर आएंगे यहाँ हुआ है? आप जाकर के डिपार्टमेंट से उद्योग लिस्ट तो दी गई है ना, 8 लाख करोड़ की पूरी लिस्ट दी गई है, और ये इन्हीं के प्रवक्ता और विधानसभा में बोला ना कि मैक्सिमम तो आपके ऊर्जा के अंदर आया है, तो कैसे पता चला इनको कि मैक्सिमम ऊर्जा में आया 60 लाख में से? अरे सुनिए, हम होटल में से चलने वाली सरकार थोड़ी है। जब ये इनके ही विधानसभा के व्यक्ति बोलते हैं कि आपका 8 लाख करोड़ में से मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो ऊर्जा के अंदर आया है, तो भाई राजस्थान तो ऊर्जा के लिए जाना ही जाता है। लोग इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहां उनको आमदनी की। ठीक है, उसमें भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बीकानेर में देखा आपने। ठीक है कमल टाक जी, तो आप बताओ है या नहीं है? अब आप कह रहे हो धरना, कोई चीज होगी जब तो कमल टाक जी, आज एक बड़ा फैसला हुआ, उसमें मंजूरी दी गई है। एक प्राइवेट कंपनी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उदयपुर में करने जा रही है। आयरन की खदानों में गतिविधियां बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर कितना सहमत है कि हाँ, जहां प्राइवेटाइजेशन होगा वहां लोगों को रोजगार भी अच्छा मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा? इसको लेकर क्या तर्क देंगे आप, राजेश जी, कमल टाक जी? देखिए नंदिनी जी, ये तो बात सही है कि गवर्नमेंट सारे बिजनेस नहीं कर सकती है, और जो हमारा ढांचा है उसके अंदर हम प्राइवेट एंटिटी को एक तरीके से इनवाइट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो रिस्क लें और उस बिजनेस को डेवलप करें। तो वहां तक तो ठीक है कि अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट सही ढंग से करवा पाते हैं और उसको अच्छे से रेगुलराइज करते हैं, जिससे कि वो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम जब प्राइवेट एंटिटी को अंदर आने देते हैं तो उसका तो उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, और हमारी तरफ से सही रेगुलाइजेशन नहीं होता है। उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दोहन करते हैं, वो जनता का भी दोहन करते हैं, वो रिसोर्सेस का दोहन करते हैं, और वो जो हमारे यूं कह सकते हैं कि जो खनिज हैं उनका भी दोहन करते हैं, और वो मैक्सिमम दोहन अपने कर रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे स्रोत सार्वजनिक है। तो उनका दोहन बहुत ही सुचिता और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से किया जाना चाहिए, जो कि प्राइवेट एंटिटी करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज आए भी, प्रदेश के अंदर नौकरियां सृजित भी हों, अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम जो मजदूर वहां पर काम करे उसका हक ना मारा जाए। उसे लेकर सरकार को कुछ नियम, यहाँ पर कानून, नियम, कायदे बनाने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, ताकि मजदूर एट दी एंड परेशान ना हो, उसे उसका हक का पैसा मिले। अगर वो किसी प्राइवेट नौकरी में भी है तो कम से कम उसे उसका हक का पैसा मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, उसका दूसरा वे भी है कि जो वेल्थ जनरेशन हो रही है, जो प्रॉपर्टी बन रही है, तो अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा, मतलब अभी एक पूरी जो स्विस रिपोर्ट भी निकली थी वो पूरे दुनिया में भी है और इस देश में भी है कि 80% इनकम जो है वो 1% व्यक्तियों के पास चली जाती है। ठीक है।
तो ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कैसे जो प्रॉफिट है वो बाकी लोगों तक इस सर्कुलेट पर इस पर अटल जी से जवाब ले लेते हैं सर। सर अटल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, अच्छी बात है। अभी उदयपुर का आज फैसला आया है कि आयरन खदानों में एक प्राइवेट कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, रोजगार सृजित होंगे, अच्छी बात है। लेकिन वही है कि मजदूरों की आवाज नहीं दबनी चाहिए सर। जो लोकल मजदूर वहाँ काम करे, उन्हें उतनी डिजर्विंग सैलरी मिले, वो अपना घर चला पाए, उनका दोहन ना हो। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। नंदिनी जी देखिए, ये बिल्कुल कमल टाक जी सही कह रहे हैं और इसकी तरफ सरकार का ध्यान भी है और इसी कारण से वो नीतियाँ बनाती है और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कहती है। और देखिए, ये फिर इम्प्लीमेंटेशन का विषय आ जाता है और मॉनिटरिंग का, दोनों का विषय आ जाता है। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है अभी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इन पे जो है इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और अंकुश भी बढ़ाया जा रहा है कि वो जो गलत तरीके से ज़्यादा या गलत रॉन्ग पॉलिसी गैप्स ढूंढ करके उसमें जो कार्य किए जाएं वो ना किए जाएं। तो इसके लिए सरकार सचेत है, सावधान है। सभी प्रवक्ता जुड़े। आज की भजनलाल कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिस पर चर्चा हमने की। सभी फैसले महत्वपूर्ण थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है ये देखना खास होगा। इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, इसकी हमने एक नीति बना दी और नीति के अंदर हमने ये तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। सरकारी अधिकारियों कार्यों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो वादा थी वो हटा दिया था। और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 15-20 सालों में घटकर धीरे धीरे 2 पे आ गया है।